अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम नावल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। वो इत्मीनान से बोला, इसे ऐसे ही रद्द अमल की उम्मीद थी। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तुम जैसे मतलब परस्त इंसान को मैं अच्छे से जानता हूँ, जो सिर्फ अपने सुकून की खातिर बाबा से माफ़ी मांग आया है। इनके मुतमय्यन अंदाज पर तब ही तो गया था। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और मैंने सीख लिया है, इसी वजह से चचा जान से माफ़ी मांगी है। हाशिम ने कहा तो अरकम ने सिर्फ इंकारा। अरकम देखो, मेरी बात सुनो, वो अलिशबा मुझे पसंद है। मैं इसके मुंह से अलिशबा का नाम सुनकर अरकम ने गुस्से से इसका गिरेबान पकड़ा। अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम भी मत लो। सुना तुमने? अब तुम्हारी बीवी छोड़ गई तो तुम मेरी बहन की याद आ गई। वो कोई गिरी पड़ी चीज़ नहीं है जो तुम्हें पसंद आ गई। मेरी वजह से इसके किरदार पर इल्ज़ाम लगा था, अब मैं सिर्फ मिटाना चाहता हूँ और तुम अभी गुस्से में हो, इस वजह से तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। और वो इसके हाथों को अपने गिरेबान से झटक कर बोला। अलिशबा जो हाल से आवाज़ें सुनकर बाहर आई, अरकम और हाशिम को एक दूसरे के रूबरू देखकर वो अपनी जगह जान गई। वो अच्छे से जानती थी कि हाशिम यहाँ किस वजह से आया है। मैं इसके किसी भी शख्स से शादी करवा दूंगा, मगर तुमसे नहीं, अरकम गुस्से से बोला। तुम दोबारा अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। एक बार इससे पूछ तो लो और यकीन मानो, वो मेरे लिए कभी भी इनकार नहीं करेगी। हाशिम अलिशबा को अरकम के पीछे खड़ा देखकर बोला, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बहन के लिए क्या बेहतर है, इसलिए फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं दोबारा आऊँगा जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अरकम का जवाब सुनकर वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला और चला गया। अरकम ने गुस्से से इसकी पीठ को घूरा और पीछे मुड़ा तो अलिशबा को देखकर इसका सारा गुस्सा जाग की तरह बन गया, जो मित नज़रों से इसकी जानिब देख रही थी, लेकिन वो इनकी नज़रों के मायने को नज़रअंदाज करके कमरे में चला गया। फ़िलहाल वो सुकून से सोचना चाहता था। वो कमरे में आई तो सहर बेगम की बातें याद करके आंसू इसकी आंखों से रवानगी से बहने लगे। इसके ख्याल में इसने मज़ीद पढ़ना था, फिर शादी के बारे में सोचना था, मगर जान तो इसकी इस वजह से जा रही थी कि अरकम को जब पता चलेगा तो वो क्या करेगा। इसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। ये सोचकर वो जानती थी कि तैमूर साहब इसकी राय एक बार ज़रूर पूछेंगे, मगर फिर इसे डर लगता था। इसने अपने आंसू साफ करके अरकम को फ़ोन करने का सोचा। इसने फ़ोन किया तो अरकम ने पहले तो फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन वो भी डीठों की मानित करती रही। दूसरी तरफ अरकम, जो हाशिम के जानने के बाद अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन बजने पर पहले तो इग्नोर, लेकिन फिर मुसलसल कॉल आने पर इसने चिढ़ते हुए बिना कॉलर्स आईडी देखे कॉल उठाई। कौन बात कर रहा है? इसने थोड़ा गुस्से में पूछा। दूसरी तरफ से कश्यप इसके गुस्से से बड़ी आवाज़ सुनकर सहम गई और जल्दी से बिना कुछ किए कॉल काट दी और फ़ोन बंद करके दोबारा बेड पर लेटकर अपनी मूंदली जबकि आंखें मूंद ली, जबकि आंसू इसकी आंखों से दोबारा बहना शुरू हुए। अरकम ने कॉल अचानक काट जाने पर कॉलर आईडी देखी तो कश्यप का नाम देखकर इसका सारा गुस्सा जाग बन गया। इसने अपना सांस खारिज किया और कश्यप को दोबारा कॉल मिलाई। अरकम, जिसका गुस्सा अभी ख़त्म हुआ था, कश्यप के फ़ोन दोबारा ना उठाने पर इसने फिर से फ़ोन गुस्से से बेड पर फेंका और गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल गया। हमना ने डॉक्टर हमजा की हदायत पर अमल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रहना शुरू किया और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने लगी। नमाज भी बाकायदगी से अदा करने लगी, जिसकी वजह से वो पहले से थोड़ी पुरसुकून थी, मगर नींद और खाने पीने का मसला अब भी था। वो आज भी सेशन लेने डॉक्टर हमजा के पास गई, लेकिन अपने टाइम से 1 घंटा पहले आ गई ताकि वो अनाया से दोबारा मिल सके, मगर इसे अनाया कहीं दिख नहीं रही थी। फिर आखिर मायूस होकर वो अपनी जगह पर बैठी। अभी से थोड़ी देर ही हुई थी कि अनाया को इसे भागकर अपनी तरफ आता देख दिखाई दी। हमना आंटी, मैंने आपका पूरा हफ्ता इंतज़ार किया, मगर आप आई नहीं। वो फूली सांसों के साथ अपने मोटे मोटे गालों को फुलाते हुए नाराज़गी से बोली। हमना इसे देखकर मुस्कुरा उठी और झुककर इसके गालों को चूमा। अगर मुझे पता होता कि मेरा ये छोटा सा बेबी फ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रहा है तो मैं रोज़ मिलने आ जाती। अब आपने बता दिया है ना, तो मैं रोज़ आपसे मिलने आऊँगी। सच्ची, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। वो खुश हुई इसकी तरफ झुकी, हमना के गर्दन में बाहें डालकर बोली तो हमना ने हल्का सा कहका लगाकर अपना सर हाँ में हिलाया। अनाया की केयर टेकर भी इसके साथ ही हमना के करीब बैठकर मुस्कुराते हुए इनकी बातें सुन रही थी। हमना इसे केयर टेकर के साथ हॉस्पिटल के गार्डन में ले आई, जहाँ इसने अनाया के साथ हंसते मुस्कुराते एक अच्छा वक्त गुजारा। फिर अपने सेशन लेकर अनाया से आखिरी बार मिलकर घर के लिए चले गए, लेकिन अनाया के साथ वक्त गुजारकर इसके दिल को सुकून मिल गया, या कहा जाए कि इसकी प्यास ममता को राहत मिली। शाहजैन शाम को अपने कमरे से
गाड़ी की चाबी लेकर निकला तो रास्ते में से सहर बेगम ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो इस वक्त? जहाँ पहले जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और रात इनके साथ ही गुजारूंगा। वैसे भी अब आप चाहती है ना हूर चली जाए, अब वो चलेगी तो मेरे घर रहने की कोई वजह नहीं। वो सहर बेगम को जवाब देता अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। 1 घंटे बाद वो एक अपार्टमेंट के बाहर मौजूद था। इसने आहिस्ता से अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो इसे लजीज खानों की खुशबू इसके मुंह में पानी भर आया। शाहजैन आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उठाता किचन की तरफ आया, जहां एक वजूद दुपट्टे से बेनियाज खाना बनाने में मसरूफ़ थी। वो इसके करीब जाकर इसे डराने ही लगा कि इसी वक्त वो वजूद इसकी तरफ मुड़ा। शाहजैन, आप आज फिर मुझे डराने लगे थे। हूर इसकी तरफ मुड़ी और खुफ्तगी से बोली तो शाहजैन कहका लगाता इसके करीब आया और पीछे से इसे अपनी बाहों में लेकर बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें डराने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आपका कुछ नहीं हो सकता। वो मीठी सी मुस्कान लबों में लिए बोली। शाहजैन और हूर डिनर करने के बाद टीवी लाउंज में बैठे मूवी देख रहे थे जब एनी को कुछ दिन पहले का वाकया याद आया। कुछ दिन पहले वो परेशानी की हालत में हॉस्पिटल में थी जब इसे हाशिम का दोस्त अहमद जमा अपनी बीवी के साथ मिला और वह अपनी बीवी का चेकअप करवा कर वापस जाने लगा। जब इसे एनी मिली जब इसे मिली तो अहमद ने इसे पूछा कि वो हॉस्पिटल क्यों है, तो इसने सारी बात अहमद को बताई, जिसने इसका साथ देते हुए इसे और हादी को अपने साथ घर ले गया। एनी ने इसे सख्ती से हाशिम को अपने बारे में बताने का मना किया, वरना इसने अहमद को धमकी दी कि वो यहाँ से चली जाएगी। शाहजैन ने 2 दिन बाद खुद सुकून से और तफसील से एनी को ढूंढने का सोचा। जब सबसे पहले हादी के स्कूल गया, जहाँ इसने इस दिन के कैमरे की वीडियो निकलवाई। इसने वीडियो में हादी के सर से खून निकलते देखा। फिर जो इसने हॉस्पिटल इंतज़ामिया की झूठ बोलने पर बेइज्जती की वो तो अलग, मगर इस टीचर को भी अच्छा खासा सुनाया जिसने इससे झूठ बोला था। फिर इसे पता चला कि सहर बेगम ने इन्हें झूठ बोलने का कहा और टीचर से भी इसे हादी के हॉस्पिटल का पता चला। इसने घर में इस बारे में किसी को नहीं बताया। फिर इसने हॉस्पिटल के कैमरे वगैरह चेकअप करवाए और हादी की सारी डिटेल निकाली। और इसने जब एनी को अहमद के साथ जाते देखा तो वह अहमद को पहचान गया। इसकी अहमद से मुलाकात चंद रोज़ पहले हुई। फिर शाहजैन ने अहमद के घर जाकर एनी के बारे में अहमद से पूछा तो वो साफ मुकर गया, मगर जब इसने अहमद को सारी बात बताई तो फिर अहमद ने एनी को इससे मिलने दिया। एनी को देखते ही इसने एनी को खुद में बीचा था, जबकि एनी को इसकी बिखरी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। लेकिन शाहजैन तो बेहद खुश था। एनी से दोबारा वापस मिली थी। एनी से इसे सब कुछ पता चल गया था और एनी ने ही सहर बेगम को कुछ भी कहने से मना करते हुए कहा और इसके साथ वापस घर जाने पर भी मना किया। फिर शाहजैन ने इसे अपार्टमेंट में रहने का बताया तो वो मान गई, लेकिन इसने घर में किसी को नहीं बताया। वो सुबह जल्दी घर से निकलकर एनी पास आता और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता। इस तरह वो रात को आता और एनी के पास थोड़ी देर रुककर चला जाता। हाल हूर, क्या सोच रही हो तुम? शाहजैन इसकी कनपट्टी को अपने लबों से छूकर बोला, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं आपको ना मिलती तो आप क्या करती? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें तब तक ढूंढता जब तक तुम मुझे ना मिल जाती, और 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिन थे। तुम्हारे बगैर मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी। एनी ने शाहजैन के बगैर उदास ही गुजरी थे। आज सच कह रहे हैं आप? मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे आप मेरा साथ, तो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आपके साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साथ है। अरकम ने हाशिम के जाने के बाद अलिशबा से अब तक कोई बात नहीं की। वो अब यूनिवर्सिटी जाने से पहले अलिशबा से बात करना चाहता था। वो अलिशबा के कमरे में दाखिल हुआ जो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर अपना बैग उठा रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई काम था आपको? हाँ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो अलिशबा के पास जाकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। अलिशबा ने इसे सवालिया नज़रों से पूछा, जबकि इसके दिल की धड़कन मामूल से तेज़ थी। अरकम हाशिम के बारे में बात करना चाहता है, इसी वजह से वो थोड़ी डरी हुई थी। देखो अलिशबा, मुझे पता है कि तुम हाशिम से पहले मोहब्बत करती थी, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अब भी इससे मोहब्बत करती हो? झूठ मत बोलना, सच सच बता देना। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और इसका फ़ैसला भी तुम्हें ही करना है। अगर तुम्हारा जवाब हाशिम के लिए मजबूत हुआ तो मैं खुद बाबा से बात करूँगा। अरकम ने संजीदगी से पूछा तो अलिशबा ने अपने खुश होठों को तट करते हुए कहा, जो आपका फ़ैसला होगा वही मुझे मंजूर होगा भाई। बिल्कुल नहीं, ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, मुझे नहीं। ये फ़ैसला तुम करोगी, ये तुम पर मुनहसर है।
तुम अपने हक में फ़ैसला करती हो या नहीं, और ये फ़ैसला तुम्हें अभी करना होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अरकम इसकी बात सुनकर संजीदगी से बोला, हाशिम भाई, वो हाशिम ने मुझसे बात की थी। मुझे इनसे शादी करने पर कोई इतराज़ नहीं, मगर मैं बाबा और आपकी रज़ामंदी से करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े फ़ैसले में आप लोगों की भी खुशी शामिल हो। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, हम सबको तुम्हारी खुशियाँ बहुत अजीज़ हैं आली। तुमने जो मुश्किल वक्त गुजारा है, अब इस सब के बाद तुम्हें बहुत ही खुश रहने का हक है। मैं एक बार दोबारा हाशिम से बात करके बाबा से बात करता हूँ। वो मोहब्बत से इसे अपने साथ लगाते हुए बोला। कश्यप रात देर से सोने की वजह से सुबह लेट उठी और इस वजह से वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गई। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर यूनिवर्सिटी रवाना हो गई। गाड़ी में इसने अपने मोबाइल से एक बार अपनी आंखों को देखा, जो रात को काफ़ी देर रोने की वजह से हल्की हल्की सूजी थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर चूँकि वो अपने पहले लेक्चर के लिए लेट थी, इस वजह से इसने लेक्चर ना लेने का सोचते हुए कैंटीन में जाने का सोचा, क्योंकि वो जल्दी में नाश्ता नहीं कर पाई थी। अरकम जो कब से कश्यप का इंतज़ार कर रहा था ताकि इसे पूछ सके कि वो कल क्यों नहीं आई, अब इसके डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट में जा रहा था, मगर इसने कश्यप को कैंटीन की तरफ जाते देखा तो फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा। कश्यप मेरी बात सुनो। अरकम ने इसके करीब जाकर इससे पूछा, जो नज़र झुकाए अपनी सोचों में गलतान चल रही थी। कश्यप ने अचानक अपने साथ किसी को चलते महसूस करके नज़र उठाकर देखा तो अरकम इसकी जानिब ही पाते हुए देखा। क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही और ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हैं? इसकी सूजी हुई आंखों को देखकर परेशानी से बोला। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मैं ठीक हूँ या नहीं, बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखिए। वो धीमी आवाज़ में गराई तो अरकम के माथे पर सिलवटें नमोदार हुई और ज़बरदस्ती कश्यप का हाथ पकड़कर कैंटीन से दूसरी तरफ थोड़ी सुनसान जगह पर ले गया। ये क्या बदतमीज़ी है? फ़ौरन मेरा हाथ छोड़िए, वो धीमी आवाज़ में इससे बोली, ताकि इर्द गिर्द के लोग इसकी तरह मुतवज्जा ना हों। अरकम ने इसका हाथ एक जगह जाकर छोड़ा जहाँ इर्द गिर्द बस 2-3 ही लोग मौजूद थे। कश्यप, क्या बात है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? अगर रात को मेरे गुस्से से फ़ोन पर बोलने की वजह से ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने कॉलर आईडी नहीं देखी थी, इस वजह से गुस्से में बोल गया। इसने संजीदगी से कश्यप से कहा, जो मुसलसल ज़मीन को घूर रही थी। मुझे फ़िलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी, इसलिए मुझे जाने दें। जब तक तुम बताओगी नहीं क्या बात करनी है जो तुम ऐसे कर रही हो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। क्या जानना चाहते हैं आप? ये जानना चाहते हैं कि एतवार को मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं और जल्द ही मेरी शादी कर दी जाएगी। आप सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही निकालते रहेंगे। पता है, आप जैसे मर्दों का यही काम होता है। गुस्से से बोलना शुरू होती तो बोलती ही चलेगी। मेरे साथ ये फजूल गोई करने की ज़रूरत नहीं है कश्यप, और तुम खुद जानती हो कि तुमने पहले कभी अपनी शादी की बात नहीं की, और मुझे भी लग रहा है कि कम से कम तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, तो फिर मैं अपने वालिदैन से तुम्हारे बारे में बात करूँगा। मगर अब तुमने बता दिया तो जुम्मे को अम्मी बाबा तुम्हारे घर होंगे और अब ये रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ, क्या तुमने सुबह नाश्ता किया? वो संजीदगी से कश्यप से बोला, जब इसकी बात सुनकर थोड़ी पुरस्कून हुई। नहीं, वो मैं लेट हो गई थी, इस वजह से नहीं किया। वो तैमूर साहब के साथ मजबूरन आज चल घर आया। इसके साथ इनके कमरे में जा रहा था क्योंकि तैमूर साहब से इन्होंने कोई फ़ाइल लेनी थी। अभी तैमूर साहब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होने लगे कि सहर बेगम की अंदर से आती आवाज़ों ने इन्हें दरवाजे पर ही मुंतहिब कर दिया। उफ़, मैं क्या करूँ शमाइला, सहर बेगम की बहन, मैंने तो इस लड़की को घर से भी निकाल दिया था, फिर भी शाहजैन इसके पीछे मजनू बना फिरता है। कहता है कि अब शादी नहीं करूँगा। इससे अच्छा था कि वो किसी हादसे में ही मर जाती। पता नहीं कौन सी मनहूस करी थी जो मैं इसे इस घर में लेकर आई। हाँ, इसके भाई की ही चोट लगी थी और इसे पैसों की ज़रूरत थी। इसी वजह से मैंने इसे पैसे देकर मौके से ही फ़ायदा उठाया और इसे शाहजैन की ज़िंदगी से दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। सहर बेगम अभी मज़ीद बोलती, तैमूर साहब ने गुस्से से कमरे में दाखिल हुए और एक ज़ोरदार थप्पड़ सहर बेगम को मारा, जो इफ्तदादन तौर पर बुखला उठी। तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि वो मासूम कहाँ गई होगी? मुझे पता है कि तुम्हारी सोच इतनी दक़यूनूसी और पस्त है, तो मैं एक पल भी इस दिन एनी को यहाँ अकेला ना छोड़ता। तुम्हें कोई फ़िक्र भी है कि तुम्हारे बेटे की क्या हालत है? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है, अपने स्टेटस की। मगर ये मत भूलो, जिस स्टेटस पर तुम इतना अतरा रही हो ये मेरी वजह से ही है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे तुम्हें आसमान से ज़मीन पर फेंकने में। तैमूर साहब डांटते हुए बोले, जबकि शाहजैन खामोश इनके पीछे खड़ा था। वो चुपचाप इनके कमरे से गया और घर से ही निकलकर एनी के पास अपार्टमेंट में चला गया। इसका तो दिल ही बंद होने को था कि एनी के बारे में
सहर बेगम की बातें सुनकर इसे ये तो पता था कि वो एनी को पसंद नहीं करती, मगर ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इससे इतनी नफरत करती हैं कि इसके मरने की दुआएं मांगती हैं। इसने अपार्टमेंट में दाखिल होने से पहले ही एनी को खुद में ज़ोर से बीटा, जबकि मुख्तलिफ एहसासात और जज्बात की वजह से वो हल्का हल्का कांप रहा था। शाहजैन, आप ठीक तो हैं? वो परेशान सी इसकी कमर पर हाथ देकर इसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ और आज रात मैं यहाँ ही रुकूंगा। और हादी कहाँ है? वो थोड़ी देर बाद खुद पर काबू पाते हुए इसके सर को चूमकर बोला, हादी किचन में बैठा खाना खा रहा है, सुबह से आपका ही पूछ रहा था। कह रहा था कि बोर हो रहा है और बाइक के साथ गेम खेलनी है। वो मुस्कुराती हुई इसे बताती अपने साथ किचन में ले गई जहाँ हादी खाना खा रहा था। वो शाहजैन को देखकर खुश होता हुआ अपनी जगह से उठा और इनके गले जाकर मिला। भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। आज मैं आपके साथ ढेरों सारी गेम खेलूंगा। इसने मासूमियत से कहा तो शाहजैन और एनी दोनों ही हंस पड़े और फिर शाहजैन ने बाकी का वक्त हादी के साथ वाकई गेम खेलते हुए गुजारा, जबकि एनी दोनों को बीच बीच में लड़ता देख खूब लुत्फ अंदोज हो रही थी। अरकम आज अपने और अलिशबा के बारे में हदीस साहब से रमना बेगम से बात करने आया था। इसने हाशिम से एक बार हदीस साहब से बात करने का भी सोचा था। वो इस वक्त इन दोनों के कमरे में खामोश बैठा हुआ था, जबकि रमना बेगम और हदीस साहब इसकी तरफ देख रहे थे। अरकम, बच्चे कोई बात करनी है? जी अम्मी, मुझे आपसे और बाबा से एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, तो हिचकिचा क्यों रही हो? बाबा, मेरी बात तहम्मुल से सुनिएगा। कुछ दिन पहले हाशिम मुझसे मिलने आया था। वो अलिशबा के साथ शादी करना चाहता है। मैं पहले तो राज़ी नहीं था, फिर मैंने सुकून से सोचा वो आली की मोहब्बत है और मेरी आली को इस पर कोई इतराज़ नहीं। मुझे उम्मीद है आप भी आली की खुशी को देखते हुए हाशिम से इसकी शादी पर राज़ी हो जाएंगे। वो संजीदगी से बोला, मुझे पता है कि हाशिम शर्मिंदा है, अब काफ़ी सुधर भी गया है, लेकिन मैं क्यों इसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊँ? बाबा, वो आली की मोहब्बत है। अगर इसने आली को कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी हालत बिगाड़ दूंगा। वो हदीस साहब की बात सुनकर बोले, बेशक वो मोहब्बत करती है, मगर वो अपनी एक तरफा मोहब्बत के सहारे तो सारी ज़िंदगी नहीं सकती। कम अज़ कम इनमें एतमाद का रिश्ता भी होना चाहिए। और हाशिम तो वैसे भी कानों का कच्चा है बकौल तुम्हारी। वो आखिरी वाली इसकी बात को इसको याद दिलाते हुए बोले जब हाशिम ने इससे माफ़ी मांगने आया था। बाबा, आली से खुद ही संभाल लेगी। और अभी आपने ही तो कहा है कि वो सुधर गया है, फिर आप ये बात कह रही हैं? बाखौर, तुम समझ नहीं रहे हो, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। बाबा, वो भी आपके ही भाई का खून है। वो बस राह भटक गया था, अब इन्हें सही राह मिल गया है और मुझे यकीन है कि आली हाशिम के साथ खुश रहेगी। वो इनको यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोला तो हदीस साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाशिम मुझसे और हमना से पहले ही बात कर चुका था और मैंने इससे कहा था कि वो तुमसे एक बार बात कर ले। अगर तुमने मुझे राज़ी कर लिया तो मैं मान जाऊंगा। और देखो, तुमने मुझे हाशिम के लिए मना लिया, मगर मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, अब आली की शादी हम इससे कर देंगे। अब तुम भी अपना गुस्सा हाशिम से ख़त्म कर दो। वो तुमसे बड़ा है, इसको तमीज़ से बुलाया करो। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं। रमना बेगम भी बोली, जी मामा, मैं हाशिम भाई से बात कर लूँगा। वो बात कम और इसे धमकाने वगैरह का ज़्यादा सोच रहा था। बहुत अच्छा है कि तुमने कुछ और भी कहना है? हदीस साहब ने इससे पूछा, जो बार बार कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता और बंद हो जाता। अम्मी बाबा, वो मुझे एक और बात करनी है। वो नर्वस सा मुस्कुराकर बोला। आली की बात तो इसने आराम से कर दी। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। मुझे एक लड़की पसंद है, वो आली की दोस्त है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। वो पहले तो जल्दी से बोला, फिर आखिर में मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला, कौन? कहीं तुम वो क्या नाम है? हाँ, कश्यप की बात तो नहीं कर रही? रमना बेगम सोचते हुए बोली, अलिशबा ने एक बार इसकी बात से कश्यप से करवाई थी। जी अम्मी, वो ही है, मुझे पसंद है। आप लोग प्लीज़ इस जुम्मे को मेरा रिश्ता लेकर जाएं। वो मजबूत लहजे में बोला, ठीक है, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, तुम अपने बाबा से पूछ लो। रमना बेगम मुस्कुराकर अपनी बेटी की आधी परेशानी दूर करते हुए बोली, बाबा आप, अगर वो अच्छे लोग हैं तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं। हदीस साहब ने अब की बार इसकी सारी परेशानी ख़त्म कर दी। शुक्रिया अम्मी। वो खुशी से उठकर इनके पास जाता हुआ बोला, पहले हदीस साहब के गले लगा, फिर रमना बेगम के। तैमूर साहब ने आज शाहजैन को ऑफिस जाने से पहले ही रोक लिया। कहाँ जा रहे हो शाहजैन? डैड, अपने दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूँ। वो सफाई से झूठ बोला, हाँ, मुझे दरअसल फ्लैट की तुमसे चाबी चाहिए थी। मेरे एक दोस्त को अपार्टमेंट की ज़रूरत है। बाबा, वो अपार्टमेंट तो मैंने पहले से ही अपने एक दोस्त को दिया हुआ है
वो इनकी बात सुनकर पहले तो घबराया मगर फिर संभल कर बोला, मुझे भी पता चला है कि तुम्हारे 2 दोस्त इतने अच्छे हैं कि तुम रोज़ सुबह शाम वहीं नाश्ता करते हो और फिर डिनर भी वहाँ से ही कर आती हो। वाह, ऐसे दोस्त अल्लाह सबको दे। तैमूर साहब ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा तो शाहजैन शर्मिंदगी से नज़र झुकाकर बोला, डैड वो वापस नहीं आना चाहती घर में और ना ही मॉम से मिलना चाहती है। इस वजह से आपको भी नहीं बताया। तुम कम से कम मुझे तो बता ही सकते थे ना। पता है मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए। तैमूर साहब संजीदगी से बोले, इन्हें कभी भी हूर और हादी के बारे में पता ही नहीं चलता अगर वो अपने एक बंदे को इसके पीछे ना लगाते। सॉरी डैड, वो शर्मिंदगी से बोला। अब जाओ, सुबह ऑफिस में तुमसे तफसील से बात करूँगा। वो इसे जाने का बोलकर खुद भी इसके ऑफिस से चले गए। शाहजैन इसकी बात सुनकर अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बाहर चला गया। अब इसकी सुबह तैमूर साहब ने सही मायनों में बैंड बजानी थी। आज इसका इरादा हूर और हादी को बाहर डिनर करवाने का था, इसलिए वो जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला। हादी अब तकरीबन काफ़ी ठीक हो चुका था, जिससे हूर और शाहजैन दोनों ही पुरसकून थे, वरना इनको डर था कि कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो। तैमूर साहब घर आए तो सहर बेगम इनका इंतज़ार कर रही थी। वो 4 दिनों से इनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, मगर सहर बेगम अगर बात करती भी तो तैमूर साहब सिर्फ हाँ में ही जवाब देते। तैमूर, मैंने आपसे माफ़ी तो मांग ली है, अब गुस्सा ख़त्म कर दें। मैंने तो सिर्फ तुमसे 2 दिन बात नहीं की तो तुम्हारा ये हाल है, और तुम ये सोचो कि शाहजैन और हूर की क्या हालात होंगे। जब तुमने अपनी खुद गर्जी के लिए इन्हें अलग किया, मैंने खुद ईशा से बात की। वो शाहजैन से शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और को चाहती है, लेकिन तुम्हारी बहन इसे मजबूर कर रही है। इसलिए बेहतर है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूं तो सबसे पहले तो अपनी बहन को कॉल करके साफ इनकार करो, और शाहजैन का रिश्ता हम कभी भी नहीं करेंगे, फिर मेरे पास आना। वो संजीदगी से बोलकर अपने कमरे में चले गए, जबकि सहर बेगम सिर्फ गुस्से से अपने लिप बीच सकी थी। इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईशा तैमूर साहब को साफ इनकार करेगी। हालांकि जब वो भी ईशा से बात करती तो वो खुशी से इससे बात करती। अब इन्हें लग रहा था कि ईशा जो इनसे खुशी से बात करती थी वो तो सिर्फ शुमाइला की ही वजह से थी। एनी पीच रंग के छोटे फ्रॉक के साथ और पजामा पहने हादी को अपने साथ टीवी लॉन्च में बैठे शाहजैन का इंतज़ार कर रही थी। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलने पर एनी हादी के साथ उठी और शाहजैन को देखकर मुस्कुराई। शाहजैन ने इसके करीब आकर पहले झुककर हादी का सर चूमा और फिर एनी का। चलिए, इसने एनी से पूछा तो इसने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा लिया और हादी का हाथ पकड़ा और शाहजैन के साथ चल दी। शाहजैन इन्हें एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में लेकर आया और इसने एक प्राइवेट कैबिन बुक करवाया, क्योंकि वो एनी के साथ पब्लिक में नहीं बैठना चाहता था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि किसी की भी गंदी नज़र एनी पर पड़े। रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए इन्होंने हल्की फुल्की गुफ्तगू की और हादी को दोबारा किसी स्कूल में एडमिशन के बारे में इन्होंने बात की। वो लोग बेहतर टाइम गुजार कर वापस घर आ चुके थे। एनी हादी को दूसरे कमरे में दवाई देकर सुला चुकी थी। अब वो अपने कमरे में आई, जहाँ शाहजैन बेड पर लेटने के अंदाज में बैठा एनी का इंतज़ार कर रहा था। एनी के कमरे में आते वो अपनी जगह से उठा और इसकी तरफ भरा, जो शाहजैन को मुस्कुरा कर देखती अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपनी बालियाँ उतार रही थी। अरकम आज यूनिवर्सिटी लेट जाने का सोचकर हाशिम से मिलने ऑफिस आया हुआ था। वो गाड़ी पार्क करके गाड़ी से उतरा और हाशिम के ऑफिस की तरफ चला गया। इसने हाशिम के सेक्रेटरी से इसके ऑफिस में मौजूदगी के बारे में पूछा और दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुआ, जहां हाशिम अपने मैनेजर से कुछ डिस्कस कर रहा था। अरकम को अपने ऑफिस में देखकर हाशिम ने अपने मैनेजर को बाद में आने का बोलकर जाने का कहा और वो खामोशी से चला गया। आओ अरकम, बैठो, कैसे आना हुआ? हाशिम अरकम को अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए बोला। अरकम खामोशी से इसके सामने बैठ गया। हाशिम भाई, मैंने बाबा से बात कर ली है, वो राज़ी हैं, मगर ये याद रखिएगा कि मैंने सिर्फ इस वजह से बाबा को मनाया क्योंकि मुझे अपनी बहन की खुशी बहुत अजीज़ है। अगर आपने इसे कुछ भी कहा या इसके साथ बुरा सलूक किया तो आपका हशर बिगाड़ दूंगा। वह तमीज़ के दायरे में रहता हुआ हाशिम को धमका रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? हाशिम ने पेपर वाइट गमाते हुए तंजिया मुस्कुराते हुए इससे कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं फिर आली की शादी अपने दोस्त से करवा दूं? इससे भी कल मुझसे बात की थी, वो तो कुंवारा भी है और आली के माजी से भी कोई इतराज़ नहीं। वो तंजिया होते हुए हाशिम का सुकून पर बात कर गया। अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने चचा जान से बात कर ली है। कभी भी ऐसा मत समझिएगा कि बाबा ने एक बार कह दिया तो वो मना नहीं कर सकते। अगर आपके लिए मना
मना सकता हूँ तो इनकार भी करवा सकता हूँ। वह संजीदगी से बोलकर हाशिम की तरफ देखा। अलिशबा को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा और ना ही इसके साथ बुरा सलूक करूँगा, और मैं जाहिल नहीं हूँ जो इसे मारता पीटता फिरूँगा। वह अब की बार संजीदगी से बोला, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और इस दिन की बदतमीज़ी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो माफ़ी मांगते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था। हाँ, वैसे भी मेरी ही गलती थी, मुझे तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने अच्छा नहीं किया। जब ताया और ताई की डेथ हुई तो बाबा भी बेहद परेशान और बीमार हो गए, मगर जब बाबा को आपकी ज़रूरत थी तो आप अपनी खुदगर्जी के लिए हमें छोड़कर शहर चले आए, और खुदगर्जी के लिए आपने हूर और हादी का भी बचपन बर्बाद किया। अरकम संजीदगी से बोलता हुआ अपनी जगह से उठा। अरकम, वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। तो अरकम इसकी बात सुनकर खामोशी से ऑफिस से निकला। अरकम को जाता देख हाशिम सिर्फ गहरी आह भरकर रह गया। कश्यप रात से ही बेहद खुश थी। अरकम ने इसे कॉल करके बताया कि इसके पेरेंट्स जुम्मे को आएंगे, जिस वजह से अब वो पुरस्कून से यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे बैठी आली से बातें कर रही थी। अलिशबा भी बेहद खुश थी क्योंकि इसे यकीन था कि वो अब जल्द अपनी मोहब्बत को पा लेगी। आली किस दिन शॉपिंग का प्लान बनाएं। कश्यप आली से बोलती हुई अपने मोबाइल को देखने लगी तो किसी ने पीछे से आकर इसका हाथ पकड़ लिया। कश्यप ने जल्दी से अपना हाथ पकड़ने वाले की तरफ देखा तो इसे वो लड़का दिखा जिसने इसकी बर्थडे पार्टी पर इससे बदतमीज़ी की थी। हाथ छोड़ो मेरा और अभी चीख कर सबको इकट्ठा कर दूंगी। कश्यप खड़ी हुई गुस्से से बोली और मुसलसल अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी है, वो लड़का कश्यप को देखते हुए बोला। मेरी दोस्त तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी और हाथ छोड़ो इसका अभी, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी, तुमसे किसी ने बात नहीं की और तुम फ़ौरन चलो मेरे साथ, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। वो लड़का गुस्से से बोला, तुम्हें जो भी बात करनी है यहीं करो, मेरा हाथ छोड़ो। मेरे मॉम डैड कल तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे और तुम हाँ में जवाब दोगी। तुम हो कौन और मैं क्यों तुम जैसे घटिया इंसान से शादी करूं? बकवास बंद करो अपनी, जानती हो ना तुम मुझे। हुज़ैफा नाम है मेरा, तुम्हारी मोम से मेरी मोम ने बात की थी रिश्ते की, और शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। अभी वो मज़ीद बोलता, अरकम जो अभी यूनिवर्सिटी आया था, आली ने इसे मैसेज किया, जिसे पढ़कर वो फ़ौरन इस तरफ आया और इसकी बात सुनकर गुस्से से अरकम ने एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा और फिर जगह बाद दिखे कई मुक्के इसके मुंह पर मारे। वो सिर्फ मेरी मोहब्बत है और मैं ही इससे शादी करूंगा। तुम जैसे लोफर और आवारा शख्स इसके नज़दीक भी ना आए। वो मुसलसल इसे मारता हुआ बोल रहा था। इसे मारता देख इर्द गिर्द स्टूडेंट भी इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। कश्यप और अलिशबा ने जल्दी से आगे बढ़कर अरकम को हुज़ैफा से दूर करने की कोशिश की, मगर वो इसे छोड़ ही नहीं रहा था। कश्यप ने कांपती आवाज़ में अरकम से कहा तो इसने गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा काबू किया। हुज़ैफा ने एक ज़ोरदार टांग मारी और वहाँ से कश्यप और आली के साथ वहाँ से चला गया, जबकि इन दोनों को वो यूनिवर्सिटी ही लेकर आया था। पूरे रास्ते इनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। अरकम खामोशी से कश्यप को इसके घर छोड़कर आली के साथ अपने घर में चला गया और कमरे में जाकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अदीद साहब और रमना बेगम और अलिशबा के साथ इस वक्त कश्यप के घर में मौजूद थे। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। इसके सामने ही सहर बेगम बैठी हुई थी और साथ तैमूर साहब बैठे थे। शाहजैन इस वक्त घर में नहीं था, मगर तैमूर साहब ने इसे कॉल कर दी थी, जिस वजह से इसने भी थोड़ी देर में आ जाना था। आज हम एक अहम काम की वजह से आपसे मिलने आए हैं, रमना बेगम ने सहर बेगम से कहा तो वो मुस्कुराती हुई इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। हम अपने बेटे अरकम के लिए आपकी बेटी कश्यप का रिश्ता लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे, रमना बेगम ने शाइस्तगा लहजे में कहा। हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, फिर हम जवाब देंगे। सहर बेगम ने तैमूर साहब को एक नज़र देखकर रमना बेगम से कहा, जी आपने जितना वक्त लेना है ले लें, और अगर आप कश्यप को एक बार बुला दें तो मैं एक बार इससे मिलना चाहती हूँ। रमना बेगम ने कहा, बिल्कुल अभी मैं बुलाती हूँ। सहर बेगम उठते हुए बोली और बाहर जाकर रज़िया से कश्यप को ड्राइंग रूम में भेजने का कहा। कश्यप जो बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी, रज़िया दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई और इसने लब काटते हुए रज़िया की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैम ने आपको ड्राइंग रूम में बुलवाया है। रज़िया की बात सुनकर वो सर हिलाती हुई बाहर निकली और रूम की तरफ जाने लगी। रास्ते में ही इसे शाहजैन मिल गया जो खुद ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा था। कौन आया है कश्यप? शाहजैन ने कश्यप को तंग करने के लिए पूछा तो वह जवाब देने की बजाय बस मुँह बसोर कर रह गई। अरे कश्यप, तुमने जवाब नहीं दिया। अल्लाह भाई, जब हम अंदर दाखिल होंगे तो आपको पता चल जाएगा।
वो झंझला कर बोली तो शाहजैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो दोनों ड्राइंग रूम में इकट्ठे दाखिल हुए तो सब इनकी जानिब मुतवज्जा हुए। अस्सलाम वालेकुम शाहजैन और कश्यप ने यक जुबान में कहा। ये मेरा बेटा शाहजैन है और ये मेरी बेटी कश्यप। सहर बेगम ने इन दोनों का तारुफ करवाया तो शाहजैन हदीस साहब से गले मिलकर इनके साथ ही बैठ गए, जबकि कश्यप मुस्कुराती हुई रमना बेगम और अलिशबा बेगम से मिलने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो कश्यप, अलिशबा ने कश्यप से कहा तो वो सिर्फ मुस्कुरा सकी। वो इसके साथ ही बैठ गई। थोड़ी देर कश्यप और बाकी सब से बात करके हदीस साहब, रमना बेगम और अलिशबा बेगम वापस चले गए। अब तैमूर साहब शाहजैन और सहर बेगम के साथ हाल में बैठे थे जब कश्यप अपने कमरे में जा चुकी थी। शाहजैन, मैं चाहता हूँ कि तुम इनके बारे में सारी मालूमात निकालो, इनके बेटे के बारे में भी सब कुछ पता करवाओ और अपनी माँ से कहो कि कश्यप से एक बार पूछ ले इससे रिश्ते से कोई इतराज़ तो नहीं। तैमूर साहब पहले शाहजैन से बोले और फिर सहर बेगम को बुलाने की बजाय शाहजैन को ही सहर बेगम से बोलने का कहा। अब तक सहर बेगम से सही से बात नहीं करते थे, हालांकि अब इन्होंने 2-3 बार माफ़ी मांग ली थी। सहर बेगम ने बरहमी से तैमूर साहब की तरफ देखा जो इसकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जा नहीं थे। डैड, मैं इनके बारे में आपको पता करवा दूंगा, आप फिक्र मत करें, शाहजैन ने जवाब दिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। वो खुद फिलहाल सहर बेगम से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। तैमूर, मैंने आपसे कितनी बार माफ़ी मांगी है, अब आप नाराज़ हैं? आपके कहे के मुताबिक मैंने शमाइला से भी कोई भी रिश्ते के लिए मना कर दिया है। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। सहर, बात माफ़ी की नहीं है, तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी है। तुमने जो किया है तुम इस पर ज़रा भी पछता नहीं हो। तैमूर, मैं वाकई पछता रही हूँ, आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, सहर बेगम ने कहा तो तैमूर साहब हंकार भरते हुए बोले। ठीक है कि मानिए तो तुम शर्मिंदा हो, पछता रही हो, लेकिन जब भी हुर और हादी मिलेंगे तुम्हें इनसे भी माफ़ी मांगनी होगी। तैमूर साहब की बात सुनकर वो कश्मकश का शिकार हो गई। वो तो इनसे मुश्किल से माफ़ी मांग रही थी, हूर से माफ़ी मांगनी। फिर अचानक सहर बेगम के जहन में ख्याल आया, हूर कौन सा अभी मिली है, जब मिलेगी तो तब देखेंगे। शाहजैन ने इनके बारे में सब कुछ पता करवा लिया था। एक बार वो सहर बेगम और तैमूर साहब के साथ हवेली भी हो आए थे, अरकम से भी मिल आए थे। इन्हें यह रिश्ता बहुत पसंद आया था और सबसे बड़ी बात, कश्यप इसके लिए राज़ी थी। इस वजह से इन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। हदीस साहब ने इन्हें बताया कि वो अलिशबा का निकाह अगले महीने कर रहे हैं। इससे अगले दिन वो लोग अरकम का निकाह करना चाहते हैं, जिस पर पहले तो तैमूर साहब इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार ना थे, मगर सिर्फ निकाह का सोचकर वो राज़ी हो गए। 1 महीना कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। आज अलिशबा का निकाह था। इस वक्त अलिशबा को पार्लर वाली लड़की तैयार कर रही थी। इसने सफ़ेद शॉर्ट कुर्ती के साथ सफ़ेद ही शरारा पहना हुआ था और सुर्ख दुपट्टा था, जो फिलहाल अभी पार्लर वाली मेकअप और बाल बनाने के बाद सेट करेगी। हल्के मेकअप के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अलिशबा की बड़ी ख्वाहिश थी कि कश्यप भी आज के दिन इसके साथ होगी, मगर कश्यप का चूँकि कल निकाह था इस वजह से वह नहीं आई। मगर इसके घर से बाकी सब लोग आए थे। वो मुकम्मल तैयार हो चुकी थी जब रमना बेगम कमरे में दाखिल हुई। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही है। रमना बेगम अलिशबा से थोड़ी बात करके दोबारा बाहर मेहमानों के पास चली गई। हाशिम इस वक्त हवेली बाहर मौजूद लॉन में बैठा हुआ था जब सारे इंतजाम किए गए थे। इसके साथ अहमर भी मौजूद था, मगर पता नहीं क्यों हाशिम को बड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। यार, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? फिक्र मत करो, अरकम तुम्हारी कम अज़ कम निकाह वाले दिन मुंह सीधा रखो। अहमर ने हाशिम को तसल्ली दी तो हाशिम इसके अल्फाज सुनकर सिर्फ इसे घूरा। तुझ जैसा कमीना दोस्त अल्लाह किसी को ना दे। हाशिम के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए मज़ीद कहा, लो भाई, बुलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं। एक तो लड़की की तरफ घबरा रहे हो, मैंने तुम्हें तसल्ली दी, मगर नहीं, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा आ रहा है। बकवास ना करो अहमर, मैंने तुम्हारे दांत तोड़ देने हैं। अच्छा, अपना मुंह बंद कर लो, अरकम इस तरफ आ रहा है। अहमर अरकम को अपनी तरफ आता देख हाशिम ने मुंह बंद कर दिया। अहमर भाई, क्या आप 2 मिनट हमें अकेला वक्त देंगे? अरकम की बात सुनकर अहमर बोला और इससे थोड़ी दूर चला गया। हाशिम भाई, निकाह बस शुरू होने वाला है। मैं बस आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने आली के साथ कुछ भी गलत किया तो आप जानते हैं ना मैं क्या करूँगा। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। इर्द गिर्द मौजूद लोगों को लगे कि वो कोई अच्छी बात कर रहा है। बिल्कुल, मेरे होने वाले साले मुझे याद है, और अब मेरी बीपी लो करने की बजाय जाकर निकाह शुरू करवा दो, इसके बाद मुझे धमकियाँ दे देना। हाशिम भी मुस्कुराकर बोला तो अरकम सिर्फ हंकार बढ़ता हुआ मौलवी को लेने चला गया। थोड़ी ही देर में हाशिम और अलिशबा का निकाह हो चुका था। निकाह नामे पर साइन करते हुए अलिशबा के हाथ कांप रहे थे, मगर फिर सर पर
हदीस साहब की शफ़क़त भरा प्यार महसूस करके इसने साइन कर दिए। इतना जानती थी कि इसके घर वाले कभी भी इसके मुश्किल वक्त में इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। शाहज़ैन तैमूर साहब के साथ अभी हाशिम और रकम को मुबारकबाद देकर पीछे हटा कि इसके फ़ोन पर एनी की कॉल आई, जिसे देखकर वो फ़ौरन एक साइड पर जाकर कॉल सुनने लगा। फ़ोन के दूसरी जानिब से हादी की रोती हुई आवाज़ सुनकर इसको अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। भाई आप भी पता नहीं क्या हुआ है, वो उठ नहीं रही। क्या मतलब हादी ठीक है? हादी ठीक से बताओ, वो आप ही की सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं थी। अभी मैं थोड़ी देर पहले इनके कमरे में आया तो वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। हादी ने इसे सारी बात बताई तो शाहज़ैन ने परेशानी से अपने बालों को एक हाथ से जगड़ते हुए कहा, हादी हूर के चेहरे पर पानी के छींटे मारो जल्दी से। हादी शाहज़ैन की बात सुनकर जल्दी से अपनी जगह से उठा और बेड के पास पड़ा पानी का गिलास उठाकर थोड़ा सा एनी के चेहरे पर गिराया तो एनी को हल्का हल्का होश आने लगा और हादी ने जल्दी से पानी के और छींटे एनी के चेहरे पर मारे तो वो होश में आई। हादी मुझे पानी ला कर दो, एनी ने आंखें बमुश्किल खोलकर हादी से कहा तो हादी फ़ोन एनी के पास रखता फ़ौरन किचन में पानी लेने भागा। हूर हूर तुम ठीक हो? एनी ने उठकर बैठते हुए मोबाइल को पकड़कर अपने कान से लगाया और नफासत भरी आवाज़ में कहा, जी मैं ठीक हूँ। तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत नहीं थी? इसका जवाब तो मैं तुमसे लूँगा। फ़िलहाल तुम पानी पीकर कुछ खाकर रेस्ट करो, मैं 1 घंटे तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। फ़ोन बंद मत करना। हादी एनी के लिए पानी लेकर आया तो एनी ने पानी पीकर शाहज़ैन को जवाब दिया, आप अभी रहने दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं हूर, मुझे अभी कोई फजूल बहस नहीं करनी। एनी ने इसकी बात सुनकर सिर्फ हाँ में जवाब दिया और हादी को अपने साथ लगाकर इसके चेहरे से आंसू साफ किए और अपनी आंखें मूंद ली। शाहज़ैन तैमूर साहब से बात करके इन्हें सब कुछ बताकर जल्दी से यहाँ से निकल गया। वो बस जल्द अज जल्द एनी के पास जाना चाहता था। हाशिम निकाह के बाद सब लोगों के साथ बैठा हुआ था। वो एक बार अलिशबा से मिलना चाहता था, मगर अरकम किसी नाग की तरह इसके रास्ते में बैठा हुआ था। अब इसे एहसास हो रहा था इससे पहले ही अरकम से सुलह कर लेनी चाहिए थी। चूँकि रुखसती 1 महीने बाद अलिशबा के इम्तिहानात के बाद थी, इस वजह से सिर्फ एक बार इससे मिलना चाहता था। इसने अरकम की जगह रमना बेगम से बात का सोचा। अब तकरीबन बहुत से मेहमान जा चुके थे, सिर्फ करीबी लोग ही मौजूद थे। अब तकरीबन सारे मेहमान ही जा चुके थे। इसने अरकम की जगह रमना बेगम से बात करने का सोचा। अब तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। वो एक्सक्यूज़ करके जबकि सबके दरमियान से उठकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो पीछे ही अरकम के साथ ही हवेली में दाखिल हुआ। खैरियत है भाई, कहीं जाना है आपको? अरकम ने हाशिम से तंजिया मुस्कुराहट से पूछा। मुझे चाची जान से बात करनी है, वो अरकम से बोला। आप तो बड़े चालाक हैं, अम्मी से बात करके आली से मिलना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अम्मी कभी भी आपको मिलने नहीं देगी। अरकम हाशिम की चालाकी समझकर बोला, तुम्हारा भी कल निकाह है ना? अगर तुमने मुझे आज अलिशबा से मिलने ना दिया तो याद रखना कल तुम्हें मैं किसी भी हाल में कश्यप से मिलने नहीं दूंगा। हाशिम की बात को सुनकर इसने मुंह बसोरा। हम एक डील करते हैं, आपको मैं अलिशबा से आज मिलने दूंगा, कल को आप मेरी मुलाकात कश्यप से करवा देना। अरकम की बात सुनकर हाशिम के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रूर, अब चलो जल्दी से मुझे अलिशबा से मिलवा दो, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। हाशिम की बेचैन आवाज़ सुनकर अरकम ने अपनी आंखें घुमाई और अलिशबा के कमरे में जाकर वहाँ मौजूद 2-3 लड़कियों को पहले तो बातों में जाकर बाहर निकाला और फिर आली के करीब जाकर बोला, हाशिम तुमसे बात करना चाहता है आली, वो बस अभी मेरे जाते ही तुमसे बात करने आएगा, घबराना मत, मैं कमरे के बाहर ही मौजूद हूँ। वो आली के सर पर हाथ रखकर इसके सर हिलाने पर बाहर चला गया और हाशिम कमरे में दाखिल हुआ। आली ने एक नज़र सफ़ेद शलवार कमीज़ और ब्राउन शामिल शॉल में मलबूस हाशिम को देखा, लेकिन इसे अपनी जानी मतवज्जा पाकर अपनी नज़र झुका ली। हाशिम धीमी चाल चलता हुआ इसके करीब आया। मैंने माजी में बहुत गलतियाँ की हैं जिन्हें मैं ठीक करने की अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कभी ये मत समझना कि मैंने किसी पछतावे में आकर तुमसे शादी की है या अपने किसी मतलब के लिए तुमसे शादी की है। मुझे तुम अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैंने तुमसे शादी की। मुझे अभी तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दोगी और मैं तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, बस तुम मेरा साथ ज़रूर देना। हाशिम ने अपनी बात मुकम्मल करके अलिशबा के करीब आकर झुककर अकीदत से इसके सर को चूमा तो अलिशबा ने अपनी आंखें बंद कर इस सतमगार का पहला अकीदा भरा लम्स महसूस किया। इसे यकीन था कि वो हाशिम को खुद से मोहब्बत करवा देगी, बस इसे थोड़ा सब्र से काम लेना है। हाशिम का सर चूम कर एक नज़र इस पर डालकर कमरे से चला गया।
शाहजैन इस वक्त एनी के साथ हॉस्पिटल में मौजूद था और एनी का चेकअप हो रहा था, जबकि शाहजैन हादी के साथ बेचैन सा बैठा हुआ था। वो जब घर पहुंचा तो एनी इसे नफासत और कमज़ोरी की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था। कैसी है मेरी वाइफ? अभी हमने एक टेस्ट किए हैं, इसके रिजल्ट आते हैं फिर आपको बताते हैं। वो अभी रेस्ट कर रही हैं, आप मिल लें। डॉक्टर की बात सुनकर शाहजैन ने अपने सर को हल्का सा खम किया और आदि के साथ कमरे में दाखिल हुआ। स्वीट हार्ट, शाहजैन ने करीब जाकर एनी को पुकारा तो इसके सर को हल्का सा चूमा। एनी ने अपनी आंखें आहिस्ता से खोली। शाहजैन और हादी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। अपी, अब आप ठीक हैं? हादी ने एनी से पूछा। हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, वो उठकर बैठते हुए बोला और थोड़ी ही जगह बनाकर हादी को अपने साथ बिठाया, जबकि शाहजैन इसके करीब ही खड़ा था और एनी को ठीक देखकर अब वो काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था। एनी ने मुस्कुराकर एक नज़र शाहजैन को देखा जो खुशनुमी नज़रों से इसे देख रहा था। सॉरी, एनी ने हल्की आवाज़ में कहा तो शाहजैन संजीदगी से बोला, आइंदा अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो तुम मुझे फ़ौरन बताओगी। और मुझे कतई मंजूर नहीं कि तुम मुझे खुद से बेखबर रखो। एनी ने मासूम शक्ल बनाते हुए अपना सर हिलाया तो शाहजैन ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार की। थोड़ी देर बाद हादी हूर से बातें करते हुए इसके साथ ही सो गया। जब डॉक्टर नॉक करके कमरे में दाखिल हुई, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? शाहजैन ने डॉक्टर की तरफ देखा जो मुस्कुराकर एनी से पूछ रही थी। अब काफ़ी बेहतर हैं, एनी ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वो अब पहले से काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, बल्कि खुशखबरी वाली बात है कि आपकी वाइफ खुशखबरी वाली बात है, आपकी वाइफ 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। मुबारक हो आप दोनों को, डॉक्टर ने मुस्कुराकर बताया। तो शाहजैन पहले आंखें फैलाकर डॉक्टर को देखा और फिर एनी को, जो मुस्कुराकर नम आंखों से इसे ही देख रही थी। शाहजैन के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसने झुककर अकीदत से एनी का सर चूमा। इन्हें कुछ वीकनेस है, मैं आपको कुछ विटामिन्स लिख देती हूँ, वो कुछ मेडिसिन जिससे ये काफ़ी बेहतर होंगी, डॉक्टर ने शाहजैन को बताया और कमरे से चली गई। एक खुशी का आंसू जो टूट कर शाहजैन की आंख से गिरा, जिसे एनी ने अपने आंख से साफ कर दिया। हूर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वो मुस्कुराकर हूर का सर दोबारा चूमकर बोला। मैं भी बहुत खुश हूँ शाहजैन, एनी ने मुस्कुराकर कहा। कश्यप नर्वस सी हॉल के ब्राइडल रूम में बैठी तैयार हो रही थी। आज इसका और अर्कम का निकाह था। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। इसका निकाह इस शख्स से हो रहा था जिसे इसने चाहा। वो सुर्ख जोड़े में बेहद हसीन लग रही थी। घबराहट से इसे ठंडे पसीने आ रहे थे। सहर बेगम ने करीब आकर इसका सर चूमा। मुझे पता ही ना चला कि मेरी कशी कब इतनी बड़ी हो गई और आज इसका निकाह है। वो साले साहब को कैसा महसूस हो रहा है? हाशिम अर्कम के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोले। बहुत अच्छा जीत जी, वो भी मुस्कुराते हुए बोला। मेरी बेगम नज़र आ रही है कहीं साले साहब? हाशिम ने अपनी नज़र हर जगह घुमाते हुए बोला। जी जी, वो इस वक्त मेरी बेगम के पास मौजूद है। वो और आपने मेरा काम कर दिया था ना, तो मैंने आपका कहा है। पहले तो वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन आखिरी बात संजीदगी से बोला। आह, थोड़े दिनों पहले मुझे पता चला है कि दो लड़कियों को वो हरास कर रही हैं और फिर मैंने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके इसे जेल भिजवा दिया। अब चक्की पीस रही हैं, तुम फिक्र मत करो, अब काफ़ी अरसे जेल ही रहेंगी। हाशिम ने अर्कम को मुस्कुराते हुए बताया तो इसने सुकून का सांस लिया। थोड़ी देर में सबकी मौजूदगी में अर्कम और कश्यप का निकाह तय पाया गया। थोड़ी देर में सबकी मौजूदगी में कश्यप और अर्कम का निकाह हो गया। कश्यप, तुम खुश हो ना? शाहजैन ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी भाई, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कभी कोई मुश्किल हो तो तुमने सबसे पहले अपने भाई को बताना है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा निकाह हो गया है तो तुम पराई नहीं हो, वो मुस्कुराकर कश्यप से बोला और अपने फ़ोन पर मैसेज करके बल सुनकर इसे देखा। भाई, अभी भी मैं यहाँ ही हूँ और जब भी मुझे कोई मुश्किल होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अच्छा कश्यप, मुझे आपसे एक ज़रूरी काम है, तुम तब तक अपनी दोस्त से बात करो। वो बोलता हुआ रूम से चला गया। निकाह मुबारक हो भाभी जी, अलिशबा ने मुस्कुराते हुए कश्यप को छेड़ा, जिसने सुर्ख चेहरे के साथ इसे घूरा। कश्यप, यार अपनी इन कातिल आंखों का जादू मुझ पर मत चलाओ, भाई पर चलाना। अलिशबा ने इसे मजीद छेड़ा। तुम बहुत बदतमीज़ हो आली, कश्यप मुंह बनाती हुई बोली तो अलिशबा ने कहका लगाया। अच्छा सॉरी, वो कश्यप को गले लगाते हुए बोली तो कश्यप भी मुस्कुरा उठी। सहर बेगम के कहने पर आली कश्यप को बाहर लेकर आई, जहाँ पर स्टेज पर अर्कम इसके साथ बैठा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो कश्यप, वो धीमी आवाज़ में बोला।
वो धीमी आवाज़ में बोला। तैमूर साहब के बोलते ही स्पॉट लाइट इंटरेस्ट की तरफ सब मुतवज्जा हुए, जहां हुरुल आइन गोल्डन मैक्सी पहने शाहजैन के बाजू में अपने बाजू डाले खड़ी थी, जबकि शाहजैन डार्क ब्लू पैंट कोट अपने पहने अपने दूसरी तरफ हादी को लिए खड़ा था, जिसने शाहजैन के जैसा ही सूट पहना था। सबकी तवज्जो अपनी जानिब पाकर हूर हल्का हल्का कांप रही थी। हूर, घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस थोड़ा गहरा सांस लो और मेरे साथ चलो। शाहजैन ने धीमी आवाज़ में मुस्कुराते हुए हूर से कहा, जो इसके कहे पर अमल कर रही थी। जबकि दूसरी तरफ स्टेज पर बैठे अरकम ने हैरत से हूर और हादी को शाहजैन के साथ देखा, जबकि हाशिम भी हूर और हादी को देख रहा था। रमना बेगम, अलिशबा और हदीद साहब भी हैरत से हूर और हादी को शाहजैन के साथ देख रहे थे, मगर वो ये सोचकर थोड़ा पुरसकून थे कि वो दोनों ठीक हैं। हूर ने गहरा सांस लेकर सामने स्टेज की तरफ नज़र उठाकर देखा तो सामने हाशिम, अरकम, अलिशबा और रमना बेगम को देखकर इसके चेहरे पर एक साया लहरा, मगर इसने जल्द ही अपने चेहरे के तासरात ऐसे किए जैसे इन्हें जानती ही ना हो, बल्कि इसने एक नज़र शाहजैन को देखा, जिसने हल्का सा इसका हाथ दबाकर इसे तसल्ली दी। इसने पहले ही अपने माजी के बारे में सब कुछ शाहजैन को बता दिया था और शाहजैन भी इसके बारे में सब जानता था। एनी ने एक गहरा सांस खारिज करके अपने चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट कायम करके सामने की तरफ देखा, जहां सब इसकी तरफ मुतवज्जा थे। इसने हादी की तरफ देखा, जो इसे ही देख रहा था। इसने आंखों से हादी को तसल्ली दी, जो मुस्कुराते हुए शाहजैन के साथ खड़ा था। सहर बेगम और कश्यप भी हैरान थी कि शाहजैन को एनी कब मिली और इसने इन्हें क्यों नहीं बताया। हूर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वहां मौजूद सब लोगों को पता चला कि इसकी मुस्कुराहट कह रही थी कि वो इन्हें बता रही हो, देख लो, आप लोगों के छोड़ने के बाद भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हालत में हूँ। कश्यप और अरकम के साथ ही स्टेज पर एक साइड पर इनके लिए सेटअप किया गया था, जो पहले इन्हें नहीं पता था किस लिए है, लेकिन अब सबको पता चल गया था। शाहजैन ने पहले हादी को स्टेज पर बैठकर फिर खुद चढ़कर एनी को हाथ देकर ऊपर स्टेज पर चढ़ाया और इसका हाथ मजबूती से थाम कर अपने सामने बिठाया। इसके बैठते ही सब लोग इनको मुबारकबाद देने आ गए, जिसे हूर और शाहजैन मुस्कुराते हुए वसूल कर रहे थे। जब स्टेज पर थोड़ा सा रश कम हुआ तो रमना बेगम एनी के करीब आई और इसके साथ बैठकर इसका सर चूमा। एनी ने अपना रुख मोड़ लिया। हूर चंदा, कैसी हो तुम? हम तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे। रमना बेगम ने आहिस्ता से एनी से पूछा। माजरत के साथ आंटी, क्या मैं आपको जानती हूँ? एनी ने अनजान बनकर पूछा तो रमना बेगम के चेहरे पर एक साया लहरा। एनी अब तक भूली नहीं थी कि कैसे इन लोगों ने इसे और हादी को हाशिम के साथ हमेशा के लिए हवेली से निकाल दिया। आंटी, क्या कोई मसला है? शाहजैन ने रमना बेगम से पूछा तो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं बेटा, आप लोगों को बहुत मुबारक हो, अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रहे। वो दुआ देती उदासी से एनी के पास से उठ गई, जिसने एक निगाह गलत भी इसमें से किसी पर दोबारा नहीं डाली थी। हाशिम, हूर और हादी के पास जाकर इनसे बात करना चाहती थी, मगर रमना बेगम ने आकर इसे मना कर दिया। इसे घर जाकर बात करने का कहा तो वो बस गहरी सांस ही भरकर रह गई। रमना बेगम के चेहरे से इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। हूर, तुम ठीक हो? अगर वीकनेस हो रही है तो मैं डैड से बात करता हूँ, फिर घर चलते हैं। शाहजैन ने हूर से कहा, जो थकी हुई लग रही थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहजैन, वो मुस्कुराकर शाहजैन से बोली तो शाहजैन ने सुकून का सांस लिया। तुम 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे और हादी के लिए खाने का टेबल लगवाता हूँ। वो हूर का हाथ दबाकर अपनी जगह से उठा तो हूर बस अपना सर हिला सकी। वो और अलिशबा अकेले बैठे थे, क्योंकि खाना खुल चुका था तो इस वक्त सब खाने में मसरूफ़ थे। अलिशबा हूर को अकेला देखकर इसके पास आकर बैठी। एनी, कैसी हो तुम? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, एक लफ्ज़ में जवाब दिया गया। और हादी, तुम कैसे हो छोटू? वो जैसा भी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हूर ने संजीदगी से अलिशबा को जवाब दिया, जो अपनी जगह शर्मिंदगी सी हो गई। हूर, तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। अलिशबा की बात इसने कोई जवाब नहीं दिया। शाहजैन के वापस आते ही अलिशबा मायूसी से हूर के करीब से उठ गई। खाना खाने के बाद रमना बेगम ने सहर बेगम से बात की। वो लोग इसके घर जाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ज़रूरी बात करनी है। सहर बेगम इसकी बात सुनकर अपनी रजामंदी दी और स्टेज पर पहली बार हूर के करीब गई, वरना वो तब की बस इधर उधर ही मसरूफ़ थी। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब बैठी तो हूर ने एक नज़र इन्हें देखा और अपनी नज़र झुका ली। शाहजैन, तुमने मुझे बताया नहीं कि हूर तुम्हें कब मिली? सहर बेगम ने धीमी आवाज़ में शाहजैन से पूछा। आप फिक्र मत करें मोम, हूर मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में जाएगी, आपके घर नहीं।
शाहजैन ने सहर बेगम को जवाब दिया, शाहजैन मेरा ये मतलब नहीं था, और अब हूर और हादी हमारे साथ बैठ जाएंगे, बस अब मज़ीद कोई बहस नहीं। सहर बेगम की बात सुनकर शाहजैन ने इसकी तरफ देखा जो इसे घूर रही थी। शाहजैन ने सर झटक कर हूर को देखा जो खामोश बैठी थी। वो इसकी खामोशी की वजह अच्छे से जानता था, लेकिन वो चाहता था कि एक बार वो अपने घर वालों से मिल ले। सब लोग इस वक्त घर के लाउंज में बैठे थे। एनी ने शाहजैन से कहकर हादी को कमरे में भिजवा दिया क्योंकि वो थक गया था, इसे नींद आ रही थी। इस वक्त लाउंज में सब लोग मौजूद थे सिवाय हादी के। हुरुल आइन बच्चे, हमें तुमसे बात करनी है। अचानक हदीद साहब ने एनी से कहा तो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए, जबकि सहर बेगम, कश्यप और तैमूर साहब ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा। ये मेरी बहन की बेटी है और हदीद साहब के भाई की बेटी। रमना बेगम ने इसकी सवालिया नज़रों का जवाब दिया तो सहर बेगम, कश्यप और तैमूर साहब ने हैरानगी से इसे देखा। नहीं, और मैं आपको नहीं जानती, कौन है आप लोग? एनी ने मजबूत आवाज़ में इनसे पूछा, जबकि शाहजैन इसका हाथ पकड़ने के साथ ही बैठा। हूर, हमारी बात तो सुन लो एक बार, हाशिम ने इस बार हूर से कहा। कौन सी बात? मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, एनी ने कहा। सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हुए जो अपने लबों को बीचे इन्हें जवाब दे रही थी। मैं मानता हूँ हूर मेरी गलती है, तो मेरी गलती की सज़ा चाचा और चाची को मत दो, हाशिम ने हूर से कहा। कौन से चाचा और चाची? वो जिन्होंने मुझे और हादी को आपकी बीवी की गलती की वजह से हवेली से बेदखल कर दिया था, या वो चाचा चाची जिसने मुझे मुश्किल वक्त में मदद करने के लिए पुकारा तो मुझे साफ इनकार कर दिया। वह अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली। पहले तो सब ने नज़र झुकाई और फिर की सबकी नज़र अरकम की जानिब उठी। अरकम, क्या हूर ने तुम्हें फ़ोन किया था? रमना बेगम ने अरकम से पूछा। अम्मी मेरी बात सुनिए, हाँ या ना? रमना बेगम ने अरकम से पूछा। हाँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम भी हाशिम जैसे होगे। आखिर कैसे भूल गए कि तुम दोनों को एक दूसरे का अक्स हुए बदले ज़रूर लेते हैं? रमना बेगम ने इसे गुस्से से कहा, जो अब शर्मिंदगी से लब पीछे सर झुकाए खड़ा था, जबकि सब इन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। हूर जिंदा, हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, वरना हम कभी भी तुम्हें ऐसे भटकने नहीं देते। बस हमें एक मौका दे दो, हम तुम्हें और हादी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। रमना बेगम ने कहा। हूर बच्चे प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी और हादी की हर तकलीफ़ का मदाह करूँगा। हाशिम ने एनी से कहा तो वो खामोशी से इन्हें देख रही थी, मगर हाशिम की बात सुनकर वो तेज़ी से इसकी जानिब आई और चीखते हुए बोली, क्या आप दर बदर की ठोकरें खा सकते हैं? जो आप लोग अपने घरों मज़े से आराम कर सकते थे, तब मैंने लोगों के घरों में काम किया, इनकी मार खाई। कि आप मेरी जगह ये सब करेंगे? क्या आप मेरी जगह रह सकते हैं जहाँ मुसलसल मैं अपनी इज्जत के ख़तरे में रहती थी? क्या आप सूखी रोटी खा सकते हैं? क्या आप लोग भूखे रह सकते हैं? क्या आप हादी की जगह सीढ़ियों से गिर सकते हैं? जब आप अपनी दूसरी शादी की तैयारी में थे तब मैं हॉस्पिटल में हादी के साथ ही, जानते हैं कैसा लगा जब अपना कोई मर रहा हो और आपके साथ कोई मदद का वसीला ना हो। आपके जान से प्यारे भाई की सांसें लम्हा ब लम्हा ख़त्म हो रही थी। कहाँ थे आप जब मुझे और हादी को आपकी ज़रूरत थी? वो बोलती हुई सहर बेगम, शाहजैन और वहाँ मौजूद हर शख्स को शर्मिंदा कर गई थी। मैं आपको बताती हूँ, जब मैं और हादी गर्म पत्ती हवा और दिन ब दिन गुजरते थे जब मैं और हादी गर्म तपती हवा में दिन ब दिन गुजारते थे, तब आप एसी वाले कमरों में होते थे। जब हम मुश्किल में थे तब आप पार्टियों में मसरूफ़ होते थे। इनकी आंखों में नमी जमा होने लग पड़ी थी। मैं जानती हूँ इस वक्त मुझसे आप एक तवाक़या क्यों चाहते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप बेसुकून हैं, आपको सुकून नहीं मिल रहा। रातों को जागते होंगे क्योंकि आपका ज़मीर आपको सोने नहीं देता। लेकिन जो आप मेरे सामने खड़े मेरी फजूल बातों को सुन रहे हैं ना, ये भी अपने मतलब के लिए। वो बोलती हुई अब हाँफने लगी तो शाहजैन ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे थामा और जल्दी से मुलाजमा को पानी का गिलास मंगवाया। इसने एनी को अपने हिसार में लेते हुए पानी का गिलास इसके मुंह से लगाया। खुद को संभालो हूर। एनी ने थोड़ा सा पानी पीने के बाद अपना चेहरा शाहजैन के सीने में छुपाया और ज़ोरों शोर से रोने लगी। हाशिम ने पेशमानी और दुख से हूर को देखा, जबकि इसे रोता देख सबकी आंखें नम हुई। शाहजैन सब मतलब के लिए आए हैं, इन्हें मुझसे और हादी से कोई वास्ता नहीं। ये सब वो रोते हुए शाहजैन को बता रही थी, जिसने मजबूती से इसे खुद में बीचा, जबकि जब से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। एनी के आंसू देखकर इसे शिद्दत अपने दिल में दर्द उठता हुआ महसूस हुआ कि अचानक एनी शाहजैन की बाहों में बेहोश हो गई। हूर, शाहजैन ने इसका गाल थपथपाकर इसे उठाना चाहा। किसी लेडी डॉक्टर को बुलाए डैड। वो परेशानी से हूर को उठाता
और चीखते हुए बोला, जबकि हूर को बेहोश देखकर परेशान हो गए। मेरी बीवी अब कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर चेक करके बाहर आया तो शाहजैन ने बोला, आपको पता है इनकी ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस लेना और इनके बेबी के लिए कितना ख़तरनाक है? और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनको काफ़ी वीकनेस है, इसलिए इन्हें किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखिए। डॉक्टर बरहमी से बोला, आप प्लीज़ ये बताएं अब वो कैसी हैं? शाहजैन ने परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरकर पूछा, जबकि सब हैरानगी से शाहजैन को देख रहे थे, क्योंकि इसने किसी को भी नहीं बताया था। मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, अब काफ़ी बेहतर है। थोड़ी देर इन्हें आराम दें और इन्हें हर तरह की परेशानी से दूर रखिए। ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, ये इन्हें टाइम पर दीजिएगा। डॉक्टर ने बताया तो शाहजैन ने जल्दी से मुलाजमा को गार्ड से बोलकर दवाइयाँ मंगवाने का कहा और तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। एनी के करीब जाकर इसने मोहब्बत से इसका माथा चूमा और इसकी आंखों पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान देकर इसने जब्त से अपनी मुठियाँ बीच ली और इसकी आंखों को चूमा। वो पीछे हटा और एनी के ऊपर कंफर्ट सही करके बाहर चला गया, जहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। शाहजैन, तुमने बताना पसंद नहीं किया कि डॉक्टर क्या कह रही थी? तैमूर साहब ने शाहजैन के बाहर आते ही से पूछा। डैड, मुझे खुद कल पता चला और मैं आपको सही वक्त पर बताना चाहता था, और आप लोग प्लीज़ अब हूर से मत मिलिएगा। जब इसका दिल करेगा मैं आप लोगों को इनसे मिलने के लिए बुलवा लूँगा, और अभी इसे थोड़ा वक्त दे, वो ठीक हो जाए। अभी वो गुस्से में है और इसका गुस्सा ठंडा होने दे। इसने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। शाहजैन पहले तैमूर साहब से और फिर खामोश खड़े हाशिम और दूसरे लोगों से बोलकर पेशमानी से नज़र झुकावे खड़ा था। ठीक है, हम फिर चलते हैं, दोबारा मिलने आएंगे, रमना बेगम बोली, और फिर सबसे मिलकर वो लोग वापस चले गए। शाहजैन, इतनी बड़ी खुशी की खबर और तुमने हमने क्यों छुपाई? सहर बेगम ने खुशी से शाहजैन की तरफ देखकर कहा, अगर बता देता तो क्या आप मेरी बीवी को कबूल कर लेती मोम, या फिर इसे थप्पड़ मारती, या फिर इसे जलील कर देती? इसने सवालिया नज़रों से पूछा तो सहर बेगम शर्मिंदा सी हो गई। शाहजैन, मैं इसे कभी नहीं करूँगी। मुझे लगता है कि वो तुम्हें मुझसे छीन रही थी, इस वजह से मैंने इसके साथ ऐसा सलूक किया। मॉम, आपको वो शुरू से ही पसंद नहीं थी, जबकि इसने कभी आपको कुछ नहीं कहा। आपने एक मजलूम पर जुल्म किया। मॉम, फ़िलहाल अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। सहर बेगम की बात सुनकर वो संजीदा हुआ बोला और अपने कमरे में चला गया। एक हफ्ते बाद। मॉम, मैं बोर हो रही हूँ, मैं आपकी मदद करूँ? एनी लजाहत से सहर बेगम की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं हूर, फ़ौरन जाकर आराम से लाउंज में बैठ जाओ, और मैं जूस बेचती हूँ, तुम वो पियो। सहर बेगम ने इससे कहा, लेकिन मैं फ़ारग हूँ, आप मुझे कोई काम दे दे, मैं वो कर लूँ। एनी ने फिर से सहर बेगम से कहा तो इन्होंने एक घूरी से नवाजा। जाओ शाबाश, बाहर जाकर बैठो। अगर शाहजैन ने तुम्हें इस गर्मी में किचन में खड़े देखा तो घर आसमान पर उठा लेगा। ओके मॉम जानी। वो बाहर जाकर फिर बोर होने लग पड़ी थी। एक हफ्ते में इसने खुद को संभाल लिया। सहर बेगम ने इसके रिसेप्शन के अगले दिन ही इससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। जब इसने अपना दिल बड़ा करके इन्हें माफ़ कर दिया, वो तब से इसका हर एक तरह से ख्याल रखती। इसने अभी तक अपने घर वालों से बात नहीं की और ना ही दोबारा मिली, मगर फिर आज इसने दोबारा सबसे मिलने का सोचा था। इस वजह से सहर बेगम किचन में मसरूफ़ दावत का इंतज़ाम कर रही थी, क्योंकि आज सब दिन के घर आना था। इसे सोच लिया था कि वह सब लोगों को माफ़ कर देगी, मगर हादी को अपने साथ ही रखेगी, इसे किसी के पास नहीं भेजेगी, जिसमें इसका साथ शाहजैन भी दे रहा था। सहर बेगम के कहने पर वो इस वक्त तैयार होने अपने रूम में आई, क्योंकि थोड़ी देर तक सबने आ जाना था। वो अपना सूट अलमारी से निकालकर फ्रेश होने चली गई। वो फ्रेश होकर आई तो इसने जल्दी से बाल सुखाकर इन्हें खूबसूरत से अंदाज में बनाया और शाहजैन के आने का सोचकर इसके कपड़े अलमारी से निकालकर बेड पर रख दिए और ख़ुद हादी को उठाने और दूसरे कमरे में चली गई, जो स्कूल से आकर सो गया था। हादी शाबाश, उठो और फ्रेश होकर कपड़े बदलो, मेहमान आने वाले हैं। एनी ने हादी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे जगाया। आप भी प्लीज़ थोड़ी देर और सोने दें। बिल्कुल नहीं हादी, जल्दी से उठो। तुमने मेरी बात ना मानी तो शाहजैन को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, और फिर जब तुम्हें एक हफ्ते तक क्रिकेट खेलने और टीवी देखने नहीं मिलेगा तो फिर तुम मत कहना। एनी ने इसे धमकाया तो वो फ़ौरन उठकर बैठ गया। एनी आप बहुत जालिम हैं, हादी ने बेड से उतरते हुए एनी को कहा, जो इसे मुस्कुराकर देख रही थी। थोड़ी देर बाद रमना बेगम, हदीस साहब, अरकम, हाशिम और अलिशबा सब इनके घर मौजूद थे। हूर और हादी से वो लोग मिल चुके थे। हूर सलाम दुआ के अलावा कुछ नहीं बोली थी, लेकिन कम अज़ कम वो आज इनसे मुस्कुरा कर बात कर रही थी। हूर चंदा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? रमना बेगम ने हूर को मुस्कुराते हुए पूछा।
अल्हम्दुलिल्लाह चची जान, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अलिशबा भी आपको निकाह की बहुत मुबारक हो। हूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो मज़ीद बदमज़ागी नहीं चाहती थी। अब वो सुकून से शाहज़ैन के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी जिसमें कोई पछतावा ना हो। शुक्रिया हूर, तुम्हें भी मुबारक हो, अलिशबा ने हूर से कहा तो इसने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। आप लोग बैठिए, मैं ज़रा हादी को देख कर आती हूँ। कब से इसे मैंने कहा है फ्रेश हो जाओ, दोबारा सो गया है। कश्यप अलिशबा के साथ बैठी थी। जब इसे खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई, इसने देखा तो अरकम इसे ही देख रहा था। निकाह के बाद वो एक बार भी ना मिल सका, लेकिन फ़ोन पर बात होती। अरकम ने सबको एक नज़र देखा जो बातों में मसरूफ़ थे। एक नज़र कश्यप को देखकर जल्दी से आंखें मारी, जो आंखें फैलाए इसकी हरकत पर जल्दी से अपना रुख मोड़ ली। बस करो अरकम, इसे नज़रों से मारने का इरादा है क्या? देखो बेचारी कैसे डर रही है। और अपनी ये नज़रें थोड़ी काबू में रखो, ये ना हो कोई देख ले और फिर तुम्हारी खूब इज्जत अफजाई हो। हाशिम ने इसकी हरकत देखकर कहा, अल्लाह का नाम ले भाई, मैं कब देख रहा हूँ, और आप भी अपनी मनकूहा को तभी से घूर रही हैं। ये मत सोचिएगा कि कोई देख नहीं रहा। और मैंने आपके निकाह वाले दिन आली से मुलाकात करवाई थी, आज आप मेरी मुलाकात कश्यप से करवाई। अरकम ने हाशिम से कहा, लो भाई, ये काम तो तुम्हारी बहन ही कर सकती है। पहले हूर से बात कर लें, फिर जाने से पहले एक बार तुम्हें कश्यप से मिलवा देंगे। हाशिम ने इसे कहा तो वो सिर्फ मुंह बनाकर ही रह गया। अगर आपने मुझे आज कश्यप से नहीं मिलवाया तो फिर आली की रुखसती 3 माह बाद करवाऊंगा। तुम जैसा कमीना साला मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा अरकम। हाशिम अरकम की बात सुनकर इसे घूरते हुए बोला, आपको मुझ जैसा साला ढूंढने से भी नहीं मिलना। मुबतसी दिखाते हुए बोला तो हाशिम ने अपना सर नफ़ी में हिलाते हुए अपना रुख शाहज़ैन की तरफ किया, जो कोई बात कर रहा था। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद सब इस वक्त लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। हूर, हमने तुम्हारे साथ और हादी के साथ जो भी किया, हम इस पर शर्मिंदा है। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामी के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं हो सका। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने साथ की गई सारी ज़्यादतियों के लिए हमें माफ़ कर दोगी। रमना बेगम अचानक हूर से कहा तो सब इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। चची जान, सब कुछ भूलना इतना आसान नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आप सब लोगों को दिल से माफ़ कर दिया है। वो धीमी आवाज़ में बोली, हूर बच्चे, मुझे माफ़ कर दो। यकीन करो, मुझे इस वक्त सच्चाई का इल्म नहीं था। मुझे बस इतना पता चला कि तुम लोग हवेली चले गए हो, और मैं जानता था कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका, मगर तुमने फिर भी हमेशा मेरा ख्याल रखा, और मैंने तुम लोगों को दरबदर किया। हाशिम शर्मिंदगी से ऐनी के पास आकर बोला, जिसने अब लब काटते हुए से बोला, मैंने आपको माफ़ कर दिया है हाशिम भाई। बहुत शुक्रिया बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, और काश मैं भी अपना दिल इतना बड़ा कर लेता, तुम लोगों के साथ कभी ऐसा ना होता। अब सब कुछ ठीक हो गया तो मैं चाहता हूँ कि हादी को अब हमारे पास भेज दो। हाशिम बोला तो होर गुस्से से बोली, मैंने बेशक आप लोगों को माफ़ कर दिया, लेकिन हादी को कभी भी आप लोगों के हवाले नहीं करूँगी। जो शख्स एक बार हमें घर से निकाल सकता है, वो दूसरी बार भी हादी को घर से निकाल सकता है, और मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैंने सिर्फ इस वजह से आपको माफ़ किया ताकि मैं खुद सुकून से रह सकूं। ठीक है हूर, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हादी तुम्हारे पास ही रहेगा। हाशिम ने हूर की बात सुनकर मायूसी से कहा, हाशिम भाई, मैंने इसे बहन कम और माँ ज़्यादा बनकर पाला है, और मैं खुद से दूर नहीं कर सकती। हूर ने धीमी आवाज़ में कहा तो हाशिम ने आगे बढ़कर इसके सर पर शफ़क़त से हाथ रखा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हादी को तुम अपने पास रखने की हकदार हो। इसके बाद सभी खुश होंगे, क्योंकि सारा माहौल ही बदल गया था। पहले फिर भी सब थोड़ा तनाव था, मगर अब सब ख़त्म हो गया था। मुझे पानी पीना है आंटी, क्या आप बताएंगे कि किचन किस तरफ है? अरकम ने आली और कश्यप की किचन में जाने की थोड़ी देर बाद कहा, रुको बेटा, अगर मैं पानी मंगवा देती हूँ। सहर बेगम ने कहा, अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आप बता दें, मैं चला जाता हूँ। सहर बेगम ने इसे किचन का रास्ता बताया, जो पहले ही खाते हुए देख चुका था। वो आराम से हाशिम के दांत दिखाता हुआ उठा और अंदर चला गया। ये नावल के थोड़े से पेज बाकी थे, सिर्फ 10 पेज, तो सोचा क्यों ना इसी के साथ ही इसको ऐड कर दिया जाए। मुझे पानी पीना है आंटी, क्या आप बताएंगे कि किचन किस तरफ है? अरकम ने आली और कश्यप के किचन में जाने के थोड़ी देर बाद पूछा। बेटा, अगर आपको मैं पानी मंगवा देती हूँ, रुको, सहर बेगम ने कहा। अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं, आप बता दी, मैं चला जाता हूँ। सहर बेगम ने इसे किचन का रास्ता बताया, जो पहले ही खाते हुए देख चुका था। वो आराम से हाशिम को दांत दिखाता उठा और अंदर चला गया। अरकम ने किचन में आकर हल्का सा खांसा तो आली और कश्यप दोनों इसकी तरफ मुतवज्जा हुए।
अलिशबा अरकम का इशारा देखते ही किचन से निकल गई। निकाह मुबारक हो कश्यप, वो इसके सामने खड़ा होकर बोला। जानता हूँ थोड़ा लेट बोला है, मगर मैं तुम्हें खुद मिलकर कहना चाहता था। इसके बोलने पर कश्यप के चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट नमूदार हुई। अरकम हदीद बख्त, आपको भी निकाह की बहुत मुबारक हो। वो नज़र झुका कर बोली। 1 माह बाद वो दुल्हन बनी सजी सवरी इस वक्त हाशिम के कमरे में बैठी थी। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका सालों से इंतज़ार था। आज वो अपनी मोहब्बत पा चुकी थी। इस सब का सितमगार महबूब आज इसका महरम बन चुका था। इसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसकी मोहब्बत को मंजिल मिल गई, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था कि लोगों को अपनी मोहब्बत मिल जाए। हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो अलिशबा नज़र झुकाए बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए मजबूत कदम उठाता आली के पास आया, जो इसकी मौजूदगी के महसूस करके घबराहट से अपने लब काट रही थी। वो आली के करीब बैठा अपनी जेब से डिब्बी निकालकर जिसमें अंगूठी मौजूद थी, इसे बाहर निकाला और अपना हाथ आली के सामने बढ़ाया, जिसने बिना झिझक के अपना हाथ इसके हाथ में दिया। हाशिम ने अंगूठी इसकी उंगली में पहनाई और इसका हाथ अकीदत से पकड़ा। हाशिम का लम्स महसूस करके इसने हाशिम की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। वो दोनों ही खामोश थे। इनके पास कुछ भी कहने को नहीं था। तुम मेरी पहले नहीं मगर आखिरी मोहब्बत ज़रूर बनोगी, और याद रखना मोहब्बत से कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। अरकम बामुश्किल अपने दोस्तों से जान छुड़वाकर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ कश्यप इसका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में मौजूद बीनी बीनी गुलाबों के फूलों की खुशबू माहौल को ख्वाब बना रही थी। वो मजबूत कदम उठाता कश्यप के पास गया, जो नज़र झुकाए बैठी थी। इसने मुस्कुराते हुए पहले झुककर कश्यप का सर चूमा। यार, ये कहीं मैं दूसरे कमरे में तो नहीं आ गया? ये मेरी बीवी इतनी खूबसूरत कब से हो गई? अरकम ने कश्यप के पास लेटने के अंदाज में बैठते हुए कहा। कश्यप ने इसे खुशगमीनी नज़रों से देखा तो अरकम ने हंसते हुए इसका दुपट्टा पकड़कर इसे कह दिया, यार ऐसी नज़रों से ना देखो। निकाह वाले दिन तुमने तो देखा था और फिर तुमसे मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। एनी इस वक्त छत पर जा रही थी, क्योंकि शाहजैन ने इसे छत पर बुलाया था। वो अपनी साड़ी संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आई और टेरेस का दरवाज़ा खोलकर ऊपर आई तो ठंडी हवा इसके जिस्म से कपकवाई। वो टेरेस पर आगे बढ़ी। जहाँ अंधेरा था वो थोड़ा आगे बढ़ी कि अचानक छोटी छोटी लाइटों से रास्ता बना हुआ था। वो मुस्कुराते हुए इन्हें देखकर आगे बढ़ रही थी और आगे शाहजैन फूल पकड़े खड़ा था। शाहजैन ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और इसे टेबल के पास बिठाया, जो फूलों की पत्तियों से सजा हुआ था। इसके ऊपर केक पड़ा हुआ था, जिस पर हैप्पी बर्थडे हुरुल आइन लिखा था। एनी ने खुशी से केक को देखा और अपने पंजों के बल उठते हुए शाहजैन की गाल पर लब रखते हुए बोली, मुझे तो भूल ही गया था कि आज मेरी सालगिरह है। आपका बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और इसे इतना स्वीट बनाने के लिए। 8 साल बाद ज़ियान, फ़ौरन इधर आओ। तुमने बिहा, अलिशबा और हाशिम की बेटी को क्यों मारा? कश्यप ने चीख कर अपने बेटे को हिलाते हुए पूछा। मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया था और मैंने इसे धक्का दे दिया। ज़ियान ने आराम से कश्यप को बताया। यार कश्यप, जाने दो, बच्चा है और बिया को तुम मासूम मत समझो, ज़रूर इसने भी पहले कुछ किया होगा। अलिशबा ने कश्यप से कहा। आली, तुम जानती नहीं हो, यह दिन ब दिन बहुत बदतमीज़ होता जा रहा है। कश्यप ने तब कर अपने बेटे को देखा, जो बिया को मुंह चढ़ा रहा था। पुप्पो पुप्पो, मेरे दोस्त को मत डांटिए, ऐसी शरारतें तो सब करती हैं। हाशर, शाहजैन और एनी का बेटे ने कश्यप से कहा। हाशर, तुम तो चुप ही रहो, पता नहीं क्यों हर वक्त सबके अब्बे बने फिरते हो। एनी ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा। मोम, मैं एक अक्लमंद बच्चा हूँ, इसी वजह से सही का साथ देता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोला। उफ, बस करो और जाकर अपनी ईमान को देखो कहाँ है। एनी ने कहा तो वो हंसते हुए बोला। मोम, आप जानती हैं ना, वो ज़्यादातर नुमान, अलिशबा और हाशिम का बड़े बेटे के पास ही होती है। पुप्पो, ईमान को भूख लगी है, कुछ खाने को दें। अभी एनी से कहती कमरे से नुमान को आवाज़ देती इसे सुनाई दी। नुमान जब भी ईमान से मिलता इसे अपने साथ ही रखता था। आशिर, जाकर देखो हादी को कुछ चाहिए तो नहीं, अभी बेचारा थका हुआ यूनिवर्सिटी से आया। एनी ने किचन में जाते ही आशिर से कहा तो वो हादी के पास चला गया, जबकि कश्यप और अली अपने अपने बच्चों को संभालने लगी, जब तकरीबन एक दूसरे के मुंह नोच रहे थे।
वो लोग इस वक्त हवेली में मौजूद थे। तभी सब बच्चे एक दूसरे के साथ खेल और लड़ रहे थे। 4 साल पहले ही हमना की शादी डॉक्टर हमजा से हो गई। वो अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश और मुतमईन थी। मामा मामा देखिए, बाबा ने मेरे सारे बाल ख़राब कर दिए। अनाया अपने बाल हमना को दिखाते हुए बोली, जो अभी वॉशरूम से बाहर निकली थी। हमना ने इसके बालों को देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई और हमजा को मसनूई घूरा। कोई बात नहीं, तुम इधर आओ, मैं जल्दी से बाल बना देती हूँ। और तुमने नाश्ता कर लिया? हमना ने जल्दी से ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाकर बालों में फेरते हुए पूछा। जी मामा बाबा, मैंने कर लिया। हमना ने जल्दी से अनाया के बाल बनाए तो अपना बैग लेती बाहर चली गई, जहाँ ड्राइवर इसे स्कूल ले गया। हमजा और हमना की शादी हुए तकरीबन 8 साल हो चुके थे और वो एक बहुत ही हसीन ज़िंदगी आपस में गुजार रहे थे। वो सब लोग इस वक्त एक साथ बैठे चाय पी रहे थे, जबकि बच्चे खेल रहे थे। शाहज़ैन, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपकी बात मानकर सबको माफ़ कर दिया। एनी सबको हंसते मुस्कुराते हुए देख धीमी आवाज़ में अपने साथ बैठे शाहज़ैन से बोली, जो मोहब्बत से इसे देख रहा था। वो सब अपनी ज़िंदगियों में खुश थे। गलतियाँ सबसे होती हैं। जो इंसान वक्त पर अपनी गलती सुधार लेता है, इसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो ये वाला नावल हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला नावल आप बताइएगा कि कौन सा रीड करूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।